इस वीडियो में बात करेंगे हम टॉप 20 जो आपके बॉटलनेक्स हैं बेसिकली इन रैक सिस्टम, राइट, एंड देन हाउ एंटरप्राइज सॉल्व देम। और दूसरा हम बात करेंगे कि 20 जो एआई एजेंट के बॉटलनेक्स है और उसको एंटरप्राइज सोल्यूशन कैसे करता है। ठीक है, देख रहे हो ये सारे मैंने 20 डिफरेंट लिस्ट किए हैं जो मैंने अभी तक 3 साल में डिफरेंट एंटरप्राइज एप्लीकेशन के साथ काम करके सीखा है। तो सबसे पहले देखो रैक का, देखो ठीक है, पूरा डेटा क्वालिटी सबसे बड़ी बात है। अगर डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो रैक सिस्टम आपका पूरा बेकार है, इसलिए सबसे पहले इसको देखो। ठीक है, व्हाई इट हैपेंस इज इनकम्प्लीट, आउटडेटेड, नॉइज और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। करेक्ट, जो डेटा आप सेट कर रहे हो, जो डेटा आप रैक में एम्बेडिंग करके डाल रहे हो, उसमें अगर नॉइज है तो देना बेकार है। नॉइज मतलब इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो बिजनेस से कनेक्टेड ही नहीं है, राइट। एंटरप्राइज सोल्यूशन क्या है कि भाई डेटा गवर्नेंस प्रॉपर करना है, डीडुप्लीकेशन देखना है कि डुप्लीकेशन ना हो, स्टैंडर्डाइजेशन करना है उस डेटा का, ओनरशिप और क्वालिटी पाइपलाइंस बनाना है सो दैट वो डेटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो सबसे पहले डेटा इंजेक्शन में सबसे पुअर डेटा क्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। देन होता है पुअर डॉक्यूमेंट चंकिंग। अब चंकिंग के टोटल लगभग 15 से 20 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब इन टेक्निक्स को कब अप्लाई करते हैं ये बिजनेस लॉजिक पर डिपेंड करता है, जो मैंने वीडियो 3 में या 4 में कवर किया है, आप देख सकते हो। तो रॉन्ग चंक साई लेना, स्प्लिट इन द मिडिल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट करना, है ना। देन आपका जो एम्बेडिंग का स्टोरेज होता है वेक्टर स्टोरेज में, वो कॉन्टेक्स्ट बिगड़ जाता है, और जब एलएलएम उस एम्बेडिंग से उठा के लाता है सिमिलर को, बट उसके पास हाफ ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रहता है, तो चीजें खराब हो जाती है। अब इंटरप्राइज सोल्यूशन क्या कहते हैं कि ये सिमेंटिक चंकिंग करते हैं। ये पहले उस सारे चंक्स को, मतलब मान लो एक पेज उठाया, एक पेज में एक एआई एजेंट बनाया, वो एआई एजेंट समझता है कि इस पेज में कितने पैराग्राफ से रिलेटेड है, एंड देन उस पैराग्राफ का वो चंक बनाएगा एक साथ। अब उस चंक को वेक्टर डेटा में स्टोर करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो एक 300 कैरेक्टर को उठा के चंक कर लेगा जिसमें अर्थ का अनर्थ हो जाए। ठीक है, एडाप्टिव साइज, स्लाइडिंग विंडो, पेरेंट चाइल्ड चंकिंग, ये डिफरेंट चंकिंग टेक्निक अपनाते हैं एंटरप्राइज वाले लोग। और बेटर कॉन्टेक्स्ट होता है, प्रिजर्वेशन होती है और हायर रिकॉल होता है। लो रिट्रीवल रिकॉल, रेलेवेंट डॉक्स आर नॉट रिट्रीव। इससे ये कब आता है, जैसे BM25 और वेक्टर सर्च देखो। अब एग्जांपल के लिए देखो कि आपके पास मान लो 50,000 पीडीएफ्स हैं, राइट। इन पीडीएफ्स को आप स्टोर कैसे कर रहे हो, राइट। इनका मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा का मतलब होता है कि क्या आप इनकी टाइप स्टोर कर रहे हो, क्या आप इनकी वर्जनिंग स्टोर कर रहे हो, क्या आप इनके किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं ये स्टोर कर रहे हो, एज अ जेसन विद एम्बेडिंग्स जो उनके चंक्स हुए हैं, ठीक है, विद पेज नंबर, ठीक है, और साइटेशन। तो अगर इतना इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे तो पहले ही आप जब कोई यूजर क्वेरी पूछता है, जैसे वो एचआर डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप पहले ही एंड और क्वेरी लगा के वो डेटा लेके आ जाओगे, उस पीडीएफ के लिस्ट को ले आओगे। जब वो पीडीएफ लिस्ट आपके पास आ जाएगा, जब आपके पास वो एम्बेडिंग्स आ जाएगी, देन उस एम्बेडिंग्स में आप अपना क्या कहते हैं वेक्टर सर्च लगाओगे, जो कि फिर रैग का रूप ले लेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको और बेहतर कर सकते हो हाइब्रिड सर्च में। तो हाइब्रिड सर्च में कीवर्ड सर्च भी आता है, आप इसमें इलास्टिक सर्च भी यूज कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दो कि मान लो आपके पास एक इलास्टिक सर्च है, ठीक है, एंड देन यू हैव सिमेंटिक सर्च, ठीक है, जो आपका रैग है बेसिकली, जो आपका बेसिकली वेक्टर डेटाबेस है, ठीक है, एंड देन आपका इलास्टिक सर्च, सिमेंटिक सर्च, एंड देन आपके पास मेटाडेटा फिल्टरिंग है। मेटाडेटा का मतलब है कि जो आपका पीडीएफ है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप जेसन में स्टोर कर दो, जिससे कि ना आप इसे फिल्टर कर पाओ। तो मान लो इलास्टिक सर्च में हमारे पास 50,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, इलास्टिक सर्च में उनका रेफरेंस स्टोर है, जैसे उनके कुछ कीवर्ड स्टोर हैं, हर एक पीडीएफ का कुछ सर्टेन कीवर्ड हमने स्टोर कर दिया है कि ये पीडीएफ किसके रिगार्डिंग है और ये पीडीएफ किसके रिगार्डिंग है, राइट, और उनके कुछ कीवर्ड्स रख दिए यहाँ पे इलास्टिक सर्च में। देन सिमेंटिक सर्च में हमने जो बिजनेस लॉजिक है, लीगल डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से, हेल्थ केयर का डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से, एक्टे का डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से, हमने डेटा यहाँ पे एम्बेडिंग बना के नंबर्स बना के स्टोर कर दिए, राइट, डायमेंशंस में। देन मेटाडेटा में हमने जेसन स्टोर कर दिया। अब हम जो हमारा हाइब्रिड सर्च है, अब ये एंटरप्राइज लेवल सोल्यूशन है। हाइब्रिड सर्च है, वो क्या करेगा, पहले कीवर्ड सर्च करेगा, कीवर्ड में उसके रेफरेंस डॉक्यूमेंट के मिल जाएंगे, वो जाके मेटाडेटा फिल्टरिंग कर सकता है, या फिर अगर तीनों अप्लाई करेगा तो फिर डायरेक्टली ये कीवर्ड सर्च करेगा, मेटाडेटा फिल्टर अप्लाई करेगा। देन जो दोनों के रिस्पॉन्स आएंगे कीवर्ड सर्च और मेटाडेटा फिल्टरिंग के बाद, उसके एम्बेडिंग पे वो अपना लगा लेगा, क्या कहते हैं, रैग, वो लगा लेगा कोसाइन सिमिलरिटी, एलएलएम डायरेक्टली वहां से डेटा उठा के ला लेगा। तो इससे कॉन्टेक्स्ट सेव होता है, फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, राइट। तो क्वेरी एक्सपेंशन, बेटर एम्बेडिंग एंड मेटाडेटा फिल्टर से ये बात हो रही है। तो हाइब्रिड एलिमेंट हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट फीवर मिस आंसर हो जाते हैं। इररिलेवेंट रिजल्ट्स, रिट्रीवर रिटर्न्स टू मेनी रिलेवेंट चंक्स। यहाँ पे अगर मेटाडेटा फिल्टरिंग होगा, एसीएल फिल्टर होगा, सिमेंटिक फिल्टर होगा, थ्रेशोल्ड ट्यूनिंग होगी, तो जो रिस्पॉन्स है जब हमारा एलएलएम रैग से उठा के लाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। देन वीक क्वेरी अंडरस्टैंडिंग, एक बात समझो, जब हमारा एजेंट आप यूजर की क्वेरी को समझ ही नहीं पाएगा, उसके इंटेंट को समझ ही नहीं पाएगा, तो वो वापस रैग मेटा कैसे जाके लाएगा, वो टूल्स कैसे कॉल कर पाएगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है कि हम हमारा जो क्वेरी अंडरस्टैंडिंग इंटेंट है, जो इंटेंट एजेंट है, जो पहला एजेंट है, उसे हमें बहुत अच्छा फास्ट अच्छा बनाना पड़ेगा, मतलब एफिशिएंट बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सिस्टम प्रॉम्प्ट, इन टर्म्स ऑफ यूजर प्रॉम्प्ट, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। अगर आप बात कह लो रिसेंट जैसे लोग एजेंट बना रहे हैं विद स्किल्स, डायरेक्टली स्किल से काम कर रहे हैं लोग विदाउट सिस्टम प्रॉम्प्ट यूजर प्रॉम्प्ट से, तो एम्बिग्यूअस और अनक्लियर यूजर क्वेरीज आती है। अब इसका करते कैसे हैं भाई? क्वेरी राइटिंग करते हैं, इंटेंट इंडेक्शन करते हैं, क्वेरी डिकम्पोजिशन करते हैं, मल्टी क्वेरी ट्रिपल करते हैं। तो अब देखो क्वेरी राइट का मतलब क्या हुआ? क्वेरी रीराइट, ठीक है। अब मैंने पूछ दिया टेल मी माई लास्ट मंथ स्पेंड, ठीक है, लास्ट मंथ स्पेंड। अब यही जो क्वेरी मैंने लिखा है अपने एआई एजेंट को, हमारा जो बेसिक लेवल का एजेंट होता है वो डायरेक्ट यही क्वेरी हमारे वर्कफ्लो में घुस जाएगा एआई एजेंट के साथ, और वो केबी में जाएगा, टूल कॉल करेगा, एमसीपी से कनेक्ट करेगा और डेटा यूजर को रिटर्न कर देगा। बट एक एंटरप्राइज लेवल में क्या होता है, इस क्वेरी को वापस से रीराइट किया जाता है। मतलब यूजर ने ये क्वेरी भेज दी, अब ये क्वेरी को समझ आता है कि टेल मी माई लास्ट इस मंथ स्पेंड। अब ये किस मंथ स्पेंड की बात कर रहा है, मतलब ये विच मंथ ही इज टॉकिंग अबाउट, मतलब इज इट और लास्ट मंथ तो ठीक है, लास्ट मंथ तो हम पता कर लेंगे, लेकिन किसके स्पेंड की बात कर रहा है? जैसे एडब्ल्यूएस में स्पेंड हुआ उसकी बात कर रहा है, जीरा पे स्पेंड हुआ उसकी बात कर रहा है, गिटहब पे स्पेंड हुआ उसकी बात हो रहा है, या कोई ग्रोसरी आइटम में परचेज हुआ इसकी बात कर रहा है। तो ये फिगर आउट कैसे करोगे? तो पहले अगर ये क्वेरी एलएलएम के पास अच्छे से नहीं जाएगी तो एलएलएम भी उसे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, मतलब एजेंट। तो हम ट्राई करते हैं कि इस क्वेरी को रीराइट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो प्रीवियसली कम्युनिकेशन हो चुका है, जैसे लास्ट 30 डेज, लास्ट 10 डेज, लास्ट वीक, लास्ट डेज, लास्ट 3 डेज, उस 3 डेज के डेटा पे, 7 डेज के डेटा पे, 1 मंथ के डेटा पे ये क्वेरी रीराइट होती है। हम फिगर आउट करते हैं कि उस यूजर ने पिछले किस कन्वर्सेशन में स्पेंड के बारे में बात करी है, या फिर किस चीज पे उसने स्पेंड करा है, लाइक वो चीज हमें फिर इस क्वेरी को अपडेट करना पड़ता है। तो ये क्वेरी हो जाती है जैसे टेल मी माई लास्ट मंथ स्पेंड ऑन AWS, ये आपका क्वेरी राइट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहा है कि इंटेंट इंडेक्शन। अब देखो ये अगर हमारा समझ में आ गया कि हमने ये क्वेरी राइट कर दी, राइट, अब ये चीज एजेंट के पास, मान लो ये एक एजेंट ने कर दिया, ये एजेंट मान लो एजेंट 1 ने कर दिया, क्वेरी राइटर ने। अब एजेंट 2 जो क्या करता है, इसमें से इंटेंट निकालता है। इंटेंट का मतलब होता है कि यूजर की उसके मेन कोर आइडिया को समझना कि पूछना क्या चाह रहा है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है लास्ट मंथ, ठीक है, तो लास्ट मंथ हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि लास्ट मंथ किस मंथ के बारे में, मतलब अभी अगर जुलाई है और आज अगर 14 तारीख है, करेक्ट है ना, आज 14 तारीख है, राइट, हाँ 14 तारीख है, तो ये हम पिछले 14 जून से लेके 14 जुलाई की बात कर रहे हैं, या फिर 14 मई से लेके 14 जून तक की बात कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग इंटेंट होती है। ये जितना बेहतर एजेंट आपका जल्दी समझ जाएगा उतना अच्छा बेहतर क्वेश्चन आंसर लेकर आएगा, करेक्ट। देन उसके बाद से ये क्या कह रहा है, क्वेरी डिकम्पोजिशन और मल्टी क्वेरी रिट्रीवल, ये भी सिमिलर है। आप क्वेरी को डिफरेंट पार्ट्स में बांट दो और वो पार्ट्स आप टू डूज में बना दो, वो टू डूज डिफरेंट टास्क में बन जाते हैं, वो टास्क डिफरेंट एजेंट्स को हो जाएंगे, एजेंट्स अपना पैरेलल वर्क करेगा और मर्ज करके आपको डेटा मिल जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंड। एम्बेडिंग लिमिटेशन देखो, है ना, पुअर क्वालिटी है आपका एम्बेडिंग बना रहे हो, मिसमैच एम्बेडिंग्स बना रहे हो ना, तो डोमेन स्पेसिफिक एम्बेडिंग्स करते हैं, फाइन टून मॉडल्स करते हैं, एम्बेडिंग नॉर्मलाइजेशन। देखो फाइन टून मॉडल्स थोड़ा सा मतलब इंटरप्राइज लेवल में करा जाता है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोकल एलएम को लेते हैं, उसको फाइन टून कर देते हैं, उसको अपने बिजनेस लॉजिक के वेट के हिसाब से उसके ट्रांसफार्मर को अपडेट कर देते हैं, राइट। देन वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, इससे बेटर इंस्ट्रूमेंट हायर रिकॉल होता है। नो रिरैंकिंग, रिरैंकिंग का पहले मतलब समझो। रिरैंकिंग का मतलब है कि जो मान लो हमारा एजेंट है, राइट, एआई एजेंट है, तो आपने देखा होगा अगर आप इसे रैक सिस्टम से कनेक्ट करते हो ना, तो ये आपका लेट्स से 20 रिजल्ट्स, क्योंकि रैक बेसिकली एक सर्च है वेक्टर डीबी में, दैट्स इट, है ना। वेक्टर डीबी में जो एम्बेडिंग्स हमने स्टोर करी है, किसकी एम्बेडिंग, जो हमने पीडीएफ की चंकिंग करी है, वही हमने स्टोर करी है इसमें, पीडीएफ की चंकिंग को, राइट। तो जो हमारा 20 रिजल्ट निकलता है, ये जरूरी थोड़ी है कि 1 से लेके जो 20 तक रिजल्ट आए सारे बेहतर होंगे। इसमें ऐसा हो सकता है ना कि टॉप 3 हो, तो वो टॉप 3 फाउंड आउट करना ही रीरैंकिंग है, ठीक है। अब इसके लिए हम एजेंट बनाते हैं, ये एजेंट फिगर आउट करता है कि वो टॉप 3 कौन से हैं, टॉप 3 जो बेस्ट सर्च और मैच है वो कौन से हैं, पूरी रैंकिंग में आता है। तो टॉप के रिजल्ट्स आर नॉट वेल ऑर्डर, क्रॉस इनकोडर रैंकिंग करते हैं, बाई इनकोडर, क्रॉस इनकोडर पाइपलाइन बनाते हैं जिससे कि आपका बेहतर रिस्पॉन्स आता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरलोडेड, टू मेनी चंक्स एडेड इंपॉर्टेंट इनफो डाइल्यूटेड, राइट। अगर कॉन्टेक्स्ट आपका जो विंडो, कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब कि जो चीजें आपके एआई एजेंट के पास है, मतलब उसके टूल्स हैं, उसके नॉलेज बेस है, रैग्स है, मल्टीपल एमसीपीज है, मल्टीपल डिफरेंट एजेंट है, ये सब उनका कॉन्टेक्स्ट है। उसका हर एक एजेंट का रिस्पॉन्स एक कॉन्टेक्स्ट है, उसका टूल का रिस्पॉन्स एक कॉन्टेक्स्ट है, क्या कहते हैं एलएलएम एजेंट का एलएलएम का रिस्पॉन्स एक कॉन्टेक्स्ट है,
रैग में रखा हुआ डेटा रिटर्न आना एक रिस्पॉन्स है, यूजर का कन्वर्सेशन एक कॉन्टेक्स्ट है। ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो एक यूजर 3 महीने से कम्युनिकेट कर रहा है, आप 3 महीने में डिफरेंट बातें उसने की है, और हर बार उस कॉन्टेक्स्ट को आप भेज रहे हो, तो आपका जरूर ही कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरलोड हो जाएगा। आप टोकन्स आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपका मॉडल्स रिस्पॉन्स प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वो हेल्प करना शुरू करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन करना बहुत जरूरी है, समराइज करना बहुत जरूरी है, टोकन बस्टिंग बहुत जरूरी है, मैप रिड्यूस रिट्रीवल बहुत जरूरी है। दिस विल लेड यू टू फोकस कंटेस्ट बेटर एलएलएम परफॉर्मेंस सेक्टर। वीक प्रॉम्प्ट डिजाइन, देखो प्रॉम्प्ट डिजाइन से अब बेहतर है, प्रॉम्प्ट डिजाइन से अब बेहतर है, आई वुड से गो फॉर स्किल्स एजेंट के स्किल्स बनाओ, राइट, और इसी स्किल के अंदर सब कुछ सेट कर दो, एक बार में सेट कर दो। वो टूल्स का यूज कर लेगा, नॉलेज बेस का यूज कर लेगा, ए एजेंट का यूज कर लेगा, डिफरेंट एजेंट को यूज कर लेगा। तो आई वुड से दैट rather than prompt discussing on prompt, discuss about skills, how to build the skills, LLM not discussing clearly what to do, the prompt template, system template, role definition, few sorts example, इससे अब बेहतर आप मैं कहूंगा स्किल्स पे जाओ। ठीक है, मेरी वीडियो 3 या 4 या 5 में मैंने डिस्कस किया कंप्लीटली स्किलफुल के बारे में। देखो हेलुसिनेशन फैब्रिकेशन, एलएलएम फिल्स गैप विद मेड अप इंफॉर्मेशन, राइट। जब एलएलएम हेलुसिनेट करता है तो उसका काम मेजरली क्या है, टोकन जनरेट करना। जब टोकन जनरेट करेगा, जब उसके पास हेलुसिनेट हो गया है, तो वो कुछ भी रैंडम डेटा ला के देगा। दैट इज व्हाट एलएलएम फिल्स गैप विद मेड अप इंफॉर्मेशन मींस, है ना। अब इसे क्या करते हैं, ग्राउंडिंग, साइटेशन, डोंट नो, पॉलिसी एटसेट्रा। अब हम इसे लिस्ट ऑफ पॉलिसीज बना के देते हैं कि जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ना हो तुम्हें क्या करना है। जैसे मान लो कि हमने इससे पॉलिसी बना दी कि मान लो एआई एजेंट है, राइट, इससे मैंने एक टूल कनेक्ट कर दिया। ये टूल मान लो इसने एक बार कॉल किया लेकिन फेल हो गया, तो इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट में दिया गया कुछ रिस्पॉन्स कर देना, तो ये फेल होने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स कर देता है बैक, राइट। हमारा पॉलिसी क्या होना चाहिए कि ये टूल अगर फेल हो जाए तो फिर से रिट्राई करो, रिट्राई एक बार करो, फिर रिट्राई करो, फिर फेल हुआ, फिर रिट्राई करो, फिर फेल हुआ, फिर रिट्राई करो, मान लो इसे 3 बार मैक्सिमम रिट्राई करो, फिर भी फेल हुआ, तब कैश डेटा से ले आओ। ठीक है, अगर ये कैश डेटा भी फेल है फिर ह्यूमन अप्रूवल पे जाओ। दिस इज सेट ऑफ पॉलिसी। ऐसे आप पॉलिसी बनाते हो तो वो ये एजेंट इस चीज को समझता है, राइट, और इसी पॉलिसी पे वो एजेंट काम करता है। तो ये कभी भी आपका हेलुसिनेशन वाला सीन नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ मेड अप इंफॉर्मेशन जो एलएलएम दे रहा है। ठीक है, मिसिंग साइटेशन में बात कर लेते हैं। रैक का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, नो सोर्स ट्रेसेबिलिटी रिस्पांस, साइटेशन पाइपलाइन बनाना, सोर्स मैपिंग करना, चंक लेवल रेफरेंस देना, यूआरएल जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि अगर पीडीएफ दिया हुआ है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इधर कर दूं ये इमेज को, ये जो टॉप 20 बॉटलनेक्स की हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा लेट मी पुट इट ओवर हियर दैट आई गेट अ स्पेस, करेक्ट, एंड लेट मी सिलेक्ट द पेंसिल, करेक्ट, एंड देन जो ये मिसिंग साइटेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपका पीडीएफ है, अगर इवन आपका एक पैराग्राफ भी है, तो आप इसे ना मेरे डेटा में ये देखो, पेज 1 का पैरा 3 ये साइटेशन है, इससे बहुत ही हेल्प होगी। मेरे डेटा में डालते रहो, है ना, रिस्पॉन्स आएगा तो आप बता पाओगे कि कहां से आया है, एंड दैट हेल्प्स इन कॉन्टेक्स्ट, दैट हेल्प्स इन बेटर रैग, हाई लेटेंसी, स्लो रिट्रीवल, रीरैंकिंग और एलएलएम रिस्पॉन्स भी प्रॉब्लम है ना। तो कैसे करना बहुत जरूरी है, क्वेरी का, एम्बेडिंग का, रिजल्ट्स का। मान लो कि एक ही मतलब बहुत सारे यूजर एक ही तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को एक जगह ग्रुप करके उनके जो रिस्पॉन्सेज है उनको कैश कर दो, तो एलएलएम को रैग के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। मतलब हम कैशिंग का क्या मतलब है कि मान लो एक यूजर आया, यूजर ने क्वेश्चन पूछा, राइट, ये एआई एजेंट के पास गया क्वेश्चन, राइट, इसका ऑप्शन है कि ये एमसीपी के पास जाके टूल्स के पास चला जाएगा, या ये नॉलेज बेस के पास जाएगा, रिट्रीव करके डेटा लाके आउटपुट दे देगा और ये आउटपुट यूजर को दिख जाएगा। ये एक जनरल फ्लो है। अब अगर आप कैशिंग का बात करते हो तो ये नॉलेज बेस में न जाके हम सबसे पहले हमेशा कैश डेटा में चेक करेंगे। जैसे ये आपका रेडिस है, यहां पे डेटा रख लो, यहां डेटा जाके वापस आप रिस्पॉन्स देते रहो ऑन द सेट ऑफ बेसिक जो सिमिलर क्वेरीज हैं, अगर वो क्वेरीज मैच करती हैं तो, राइट। देन स्ट्रीमिंग फास्टर मॉडल, टू मेनी हाई कॉस्ट है, टू मेनी एक्सपेंसिव मॉडल्स। यहाँ पे ना देखो सबसे कॉन्टेक्स्ट प्रूनिंग, कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन, ये सब मैंने वीडियो 1-2 में कवर किया हुआ, आप देखोगे। मॉडल राउटिंग का मतलब क्या होता है, मॉडल राउटिंग इज बेसिकली फॉर स्मॉलर मॉडल, है ना, लाइक लेट्स से जीपीटी 4o मिनी है, राइट ना। अब इसको आप उतना बड़ा टास्क मत दो, छोटा सा टास्क दो, या फिर आप एक एलएलएम जज बना दो। ठीक है, ये जब इसके पास आंसर क्वेश्चन है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, एंड देन जो छोटे बड़े मॉडल है वो उसको डील करते रहे, राइट। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सेंसिटिव रो लेवल सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट परमिशन एक्सेट्रा। स्टेल नॉलेज बेस नॉट अपडेटेड इन रियल टाइम। अगर आप नॉलेज बेस को अपडेट नहीं करोगे रियल टाइम पे, मतलब मान लो अगर आपका ऐसा वर्क है कि तुरंत इन्फॉर्मेशन ऐड होती जा रही है, तो वो एड अप इन्फॉर्मेशन तुरंत इम्बेड होकर रैग में वापस चली जानी चाहिए, सो दैट कि आपका वैल्यू अपडेट है। मल्टी सोर्स कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, डेटा स्पीड अक्रॉस मेनी सिस्टम एंड फॉर्मेट्स, है ना, कलेक्टर्स, यूनिफाइड सिस्टम, ये सब चीजें हैं। इवोल्यूशन चैलेंज, हार्ड टू मेजर रैग क्वालिटी। अगर आप
रागास, डीपीएल, कस्टमर मैट्रिक्स, ये सब नहीं लगाओगे अपने टूल्स में, लाइक लैंग्स भी नहीं लगाओगे ट्रेस करने के लिए कि आपका हर एक टूल्स ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, उसको रैग ने कैसा पढ़ा, कैसा रिस्पॉन्स दिया, तो आपका पूरा इवोल्यूशन बेकार हो जाएगा। और जब इवोल्यूशन बेकार होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोडक्शन में या प्री प्रोडक्शन में आपकी कैसे वर्क कर रहे हैं। देन एयर हैंडलिंग है, फेलियर्स इन रिट्रीवल, पार्सिंग और जनरेशन, फॉलबैक, रिट्राइज टाइम आउट्स, डिल इंटर क्यू, सेल्फ हीटेड पाइपलाइंस। अगर एरर होता है रैक पाइपलाइन, तो एरर होने के बाद आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप एरर होने के बाद उसे फॉलबैक में ले जाते हो कि नहीं, फॉलबैक से रिट्रीव डेटा देते हो कि नहीं, दैट कम्स अंडर एरर्स एंड रोबस्टनेस। हम ह्यूमन इन लूप की बात कर चुके हैं कि कब हमें ह्यूमन इन लूप लाना है, जब हमारा सारा टूल, जैसे जस्ट नीचे ही बात कर रहे थे कि जब मान लो 3 टाइम फेल हो जाए, कैसे टाइम फेल हो जाता है, ह्यूमन इन में आ जाओ, राइट। दिस इज है ना, नो वेरिफिकेशन फॉर क्रिटिकल आंसर लाइक रिव्यू, वर्कफ्लो, अप्रूवल, एक्सेट्रा, पुअर ऑब्जर्वेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। हम अगर लॉगिंग और ट्रेसिंग नहीं लगाओगे, दैट्स बिकम्स रियली रियली बैड। सो रैग सक्सेस फार्मूला इज हाई क्वालिटी डेटा आपका हाई क्वालिटी होना चाहिए जो आप इनपुट कर रहे हो, स्मार्ट रिट्रीवल होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग गार्डरेल्स एंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वेरिफिकेशन एंड साइटेशन होना चाहिए, एंड देन कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग होनी चाहिए विद कंप्लीट रैग सिस्टम, एंड दिस मेक्स अ ट्रस्टेड स्केलेबल रैग एंटरप्राइज। व्हाट इज द की टेकअवे? ग्रेट RAG system are not just about LLM, they are about the data quality, retrieval precision, strong guardrails and continuous evaluation। ठीक है, इतना आप अगर समझ गए तो मोस्ट प्रॉब्ली आप 20 डिफरेंट बॉटलनेक समझ गए हो रैग के। आप किसी को बता सकते हो इंटरप्राइज लेवल में ऐसे ही होता है, ठीक है। सी टॉप 20 एजेंट बॉटलनेक्स, ठीक है, एजेंट के क्या क्या बॉटलनेक्स हो सकते हैं वो हम अभी देखते हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन इज स्टेट मैनेजमेंट। अब स्टेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कब आती है कि हार्ड टू मेंटेन कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस स्टेप्स, सेशन एंड फेलियर्स। अगर कोई एक एजेंट है ना, उसको कुछ इनपुट दिया गया, उसने कई सारे टूल्स यूज किए, वो नॉलेज बेस के पास गया, राइट, और उसने आउटपुट देने के जस्ट पहले किसी टूल्स में प्रॉब्लम आ गई और वो फेल हो गया, तो एक पूरा रन टाइम में टूल्स की वजह से फेल हो गया, राइट। अगर वो फिर से रन करता है तो शुड इट स्टार्ट फ्रॉम मतलब बेसिक्स एकदम इनिशियल से, या फिर उसे जहां उसने फिनिश किया उसके बाद से शुरू करना चाहिए। अगर और इवन एक एक्स्ट्रा स्टेप चलते हैं, ये जो इस एजेंट ने रिस्पॉन्स दिया है, क्या दूसरा एजेंट उस रिस्पॉन्स के बाद आगे बढ़ना चाहिए अगर फेलियर हुआ है, या फिर वो जो शुरू से शुरू करना चाहिए? मतलब इट्स अबाउट स्टेट। मतलब जो हम रिएक्ट में स्टेट देखते हैं कि पेज रिफ्रेश करने के बाद भी इनपुट बैक्स में डेटा रहता है, सेट रहता है, उसके वेरिएबल में वैल्यूज अपडेट हो जाती है, जो स्टेट मेंटेन करता है, इसकी वजह से पूरा रिएक्ट चलता है। सेम वे से वी हैव टू मेंटेन स्टेट इन द एआई एजेंट, राइट। दैट हैपेंस विद लाइन ग्राफ और स्टेट ग्राफ से, चेक पॉइंटर्स लगाने से, ड्यूरेबल एक्सिक्यूशन से, इवेंट सोर्स मैपिंग से। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो एक आपका एजेंट है, राइट, एआई एजेंट है जो एक मान लो एक ऑर्केस्ट्रेटर आईडी ले लेते हैं, या ऑपरेशन आईडी ले लेते हैं, या फिर थ्रेड आईडी ले लेते हैं, ठीक है, थ्रेड आईडी ले लेते हैं। अब एजेंट 1 और मान लो एजेंट 2 है और फिर एजेंट 3 है। हमारे पास एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस में हमारे पास वो स्टेट मैनेजमेंट है, मतलब हम एक ऑपरेटर आईडी रख रहे हैं और उस ऑपरेटर आईडी के हिसाब से हम हर एक जगह पे स्टेट 1, स्टेट 2 डेटाबेस में मैनेज कर रहे हैं। अगर ये डेटा इसने कुछ दिया तो हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं कि क्या इसका अपडेट था, क्या इसने आउटपुट दिया है जो कि एजेंट 2 में गया है। एजेंट 2 ने जो आउटपुट दिया है वो यहाँ पे हमने स्टेट में मेंटेन कर लिया। एजेंट 3 ने जो आउटपुट दिया है वो हमने एजेंट में मेंटेन कर लिया। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर हमारा ये एजेंट का एक वर्कफ्लो फेल होता है, अगर हमारा रीइनिशिएट वर्कफ्लो होता है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि उस ऑपरेशन आईडी की जिस स्टेट में फेलियर हुआ है, मान लो स्टेट 4 में फेलियर हुआ है, अब इसमें ये भी हो सकता है कि एजेंट 2 किसी टूल 1 को कॉल कर रहा हो, यहाँ प्रॉब्लम हुई हो और सब कुछ सही से चल गया। तो then this could be problem. It doesn't mean कि we have to run entire workflow again and increase the cost, increase the tokens usage, etc. तो इसलिए स्टेट मैनेजमेंट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, and that is one of the very most important bottleneck of AI agent system, ठीक है। और उसके लिए स्टेट ग्राफ आप यूज करते हो, चेक पॉइंटर्स यूज करते हो, ड्यूरेबल एग्जीक्यूशन, इवेंट सोर्स मैपिंग करते हो। इससे इंपैक्ट होता है कि रिलायबल, रिज्यूमेबल और कंसिस्टेंट एजेंट एग्जीक्यूशन हो जाता है। दूसरा इज मेमोरी लिमिटेशन। अगर आप बात करो बिना कॉन्टेक्स्ट के, लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एजेंट को जो मेमोरी आप पास कर रहे हो, बिना कॉन्टेक्स्ट के ये एजेंट आपका बिल्कुल जीरो है। मीन्स अगर जब तक कॉन्टेक्स्ट समझेगा नहीं तब तक हाउ इट विल प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर और बिजनेस लॉजिक। सो हमारा जो मेमोरी है उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट। अब एलएम कॉन्टेक्स्ट इज लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें जो हमारा मेमोरी होता है उसको हमें बंडल करके एलएम को भेजना पड़ता है। अगर हम भेजेंगे नहीं तो एलएम समझेगा नहीं कि हमने किस बारे में बात की, क्योंकि एलएम तो अपना अकेले बैठा हुआ है। हम हर यूपीआई कॉल में हमें हर बार कॉन्टेक्स्ट भेजना पड़ता है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करनी पड़ती है। हमें जो कॉन्टेक्स्ट हम स्टोर करते हैं उसको समराइज करना पड़ता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। हमें वेक्टर डीबी का यूज करना चाहिए, जो हम सिमेंटिक
फिल्टरिंग करते हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट को कंप्रेस करना पड़ता है, रिडंडेंट डेटा को हटा देना पड़ता है जो कॉन्टेक्स्ट यूजर का बना हुआ है। देन देयर इज प्लानिंग एंड रीजनिंग, मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क को डीप मतलब डिकम्पोज करते हैं और रीप्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पे जब हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे लाइक ट्री ऑफ थॉट कैसे डिसीजन मेक करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात हमने करी थी, तो रिएक्ट मतलब रीजन और एक्ट करने की बात करी थी जी। हम अपना एजेंट बिजनेस लॉजिक के हिसाब से किस तरह किस पैटर्न का रीजनिंग बनाए और फिर हम जिससे कि हमारा जो प्लानिंग और रीजनिंग है उस एक टास्क को कंप्लीट करने की बेहतर हो जाए, राइट। प्लान एंड एग्जीक्यूट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड डायनामिक रीप्लानिंग ऑफ द एजेंट। यहाँ पे टूल एपीआई रिलायबिलिटी की बात करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि एलएलएम तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं फेल होगा, फेल होती है हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यही इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स करने के लिए ही एंटरप्राइज एआई एजेंट इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, राइट। अब अगर टूल मान लो कोई टूल पे कॉल किया हमने, उसने 502 दे दिया, राइट, बैड गेटवे। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, यही टूल मान लो लैम्डा है और एपीआई गेटवे है, एपीआई गेटवे में इशू आया, लैम्डा में इशू आ गया, या फिर कोई नोड मॉडल का दिक्कत है, या डेटाबेस में डेटा नहीं है, या फिर कोई एक्सेप्शन है जिसकी वजह से 502 दे दिया, तो एलएलएम को क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमें ऐसा होना चाहिए कि ये एलएलएम हमारा 3 बार एटलीस्ट रिट्राई करे। एक बार मान लो दिक्कत हुई, दूसरी बार दिक्कत हुई, तीसरी बार एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। अगर मान लो तीसरी बार भी सॉल्व नहीं हुआ तो वी शुड हैव कैश डेटा, ठीक है, जो प्रीवियस डेटा से रिटर्न कर दे। अगर ये भी हमारा बिजनेस लॉजिक अलाउ नहीं करता तो वी शुड इन्वॉल्व ह्यूमन फीडबैक लूप, कि भाई चलो ह्यूमन को भेज दो, राइट, सो दैट हमारा एजेंट चले। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की टूल्स और कंपोनेंट्स ही फेलियर हो सकते हैं, मोस्ट ऑफली एलएलएम फेल नहीं होगा। टूल एब्स्ट्रैक्शन की बात होगी, रिट्राइज हो गया, फॉल बैक रिस्पॉन्स रखते हैं, सर्किट ब्रेकर्स रखते हैं, स्कीमा वैलिडेशन करते हैं, कैशिंग करते हैं, जो मैं भी बता रहा था। देयर इज हेलुसिनेशन और इनएक्यूरेसी, जितना हमने प्रीवियस रैग इन्फॉर्मेशन में बात किया कितने डिफरेंट तरीके से हेलुसिनेट हो सकता है, उसकी सोल्यूशन, राइट। एलएम जनरेट प्लॉजिबल बट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल एलएम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है अगर उसको बेहतर कॉन्टेक्स्ट न दिया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए हमें रैग करना पड़ता है, राइट, हमें ग्राउंडिंग, साइटेशन, कंस्ट्रेंट जनरेशन करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस स्कोरिंग करना पड़ता है कि मतलब 0 से 1 के स्कोर में हमारा एजेंट कहाँ पे परफॉर्म करेगा, तो हमारे इस एजेंट को किस दूसरे एजेंट की फीडबैक लूप की जरूरत पड़ सकती है, ये स्कोरिंग करना। लेटेंसी की बात है, हम हमेशा जैसे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हमारे पास जो टूल होते हैं और नॉलेज बेस होते हैं और हमारे पास एमसीपी सर्वर होते हैं, सब कुछ एंड ऑफ द डे एलएलएम से डिपेंडेंट है, राइट। और जब ये एलएलएम के पास डेटा जाएगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट हो, हमारा नॉलेज बेस हो, या एमसीपी टूल्स हो, या डेटाबेस हो, या फिर कुछ भी मेमोरीज हो, एलएलएम के पास जब तक जाएगा नहीं इन्फॉर्मेशन, तब तक वापस इन्फॉर्मेशन आएगा नहीं, राइट, और तब तक एलएलएम समझेगा नहीं। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हम पैरेलल एग्जीक्यूशन करें टूल्स का, हम जितना जगह पॉसिबल हो कैशिंग कर पाए। तो मतलब एक तरह की प्रॉम्प्ट क्वेरी हो रही हो, रैग से डेटा वापस जा रहा हो, तो हम ट्राई करते हैं कि कैशिंग करें इन टर्म्स ऑफ रैग, इन टर्म्स ऑफ टूल कॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ टूल के जो रिस्पॉन्सेज वापस आ रहे हैं। मॉडल राउटिंग करें, राइट, मॉडल राउटिंग मतलब कि एक स्मॉल मॉडल से बिगर मॉडल और बिगर मॉडल से स्मॉल मॉडल, लाइक ओपस 4.8 से हम जीपीटी मिनी पे चले जाएं, राइट। डिपेंड्स अपॉन द टास्क, डिपेंड्स अपॉन द रीजनिंग कितना है। स्ट्रीमिंग और असिंक आईओ हमने बात कर लिया है। असिंक आईओ में मतलब हम पैरेलल टूल कॉलिंग एक साथ कर ले, T1 T2 T3। कॉस्ट एक्सप्लोजन से हमें बचना है, उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक ही है। अगर आप प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करोगे तो आपका टोकन्स यूजेस बढ़ता जाएगा। देयर इज स्किल्स एड अप, देयर इज प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर, देयर इज अ सेल्फ प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर अवेलेबल, है ना। अगर उस चीज को यूज नहीं करेंगे तो हमारा टोकन का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। देयर इज कैशिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट, अगर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट बार बार भेजते हो और वो उनका प्रीफिक्स मतलब शुरू के प्रॉम्प्ट्स के लाइंस आइडेंटिकल हैं, आप बाद में प्रॉम्प्ट्स चेंज करते हो, तो जहां तक की लाइन आइडेंटिकल है उनको ओपनएआई और क्लाउड इंडेक्स कर लेता है, और वो जब इंडेक्स कैश कर लेता है बेसिकली, और जब वो कैश कर लेता है तो उसका पैसा नहीं लेता। तो इसलिए हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट के प्रीफिक्स हो, मतलब जो पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन करें उसमें हम छेड़छाड़ ना करें, उसके बाद वाले जो प्रॉम्प्ट बना रहे हैं यूजर प्रॉम्प्ट और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें छेड़छाड़ करें। इवन टूल्स डिफिनेशन है, डॉग्स एडिंग है, वो सब कुछ हम जल्दी ऊपर वाले प्रॉम्प्ट के हिस्से में डिफाइन कर दें जिससे कि वो स्टोर कर ले। देयर इज बैचिंग, देयर इज टोकन बजटिंग, टोकन मतलब टोकन इकोनॉमिक्स का पूरा एक वीडियो है, वो वॉच करो, उसे आप समझ जाओगे। ऑब्जर्वेबिलिटी, डिबगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लैंगफ्यूज देखो एक बार, राइट, लैंगफ्यूज आपको इन सब चीजों में हेल्प करेगा। ओपन सोर्स है, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय कर सकते हो। इसको अच्छे से पढ़ो, मैं एक वीडियो में कवर करूंगा लैंग्वेज, जिससे कि हमें हर एक पॉसिबिलिटी, कहाँ कहाँ एलएलएम फेल हो सकता है, कहाँ कहाँ टूल फेल हो सकते हैं, कहाँ पे टूल कॉल की एपीआई आती है रिस्पॉन्ड, किस तरह से हम नया प्रॉम्प्ट डिप्लॉय करेंगे प्रोडक्शन V2 इन्वायरमेंट में, तो हम प्रॉम्प्ट के टेस्टिंग कैसे करेंगे कि वो प्रॉम्प्ट सही से चल रहा है कि नहीं। एवरीथिंग कैन बी टेस्टेड विद दिस। ट्रेसिंग, लैंगस्मिथ भी है, राइट, लॉग्स भी है, स्टेप लेवल मेट्रिक्स एंड रिप्ले डैशबोर्ड, ये सब कुछ भी डिबगिंग में उसमें हेल्प करती है। सिक्योरिटी रिस्क की बात है कि भाई देखो कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ना कर पाए, डेटा वो ना ले पाए, टूल मिसयूज ना कर पाए, इसके लिए हम गार्डरेल्स बनाते हैं, अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, इनपुट वैलिडेट करते हैं, राइट। और हमेशा हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो यूजर इनपुट दे वो एज अ डेटा है, एज अ इंस्ट्रक्शन कहीं नहीं जाए। मतलब हमें यूजर का जो चैट में, इंस्ट्रक्शन में, कहीं किसी एजेंट में हम प्रॉम्प्ट डिसाइड कर रहे हैं, वो किसी एजेंट का प्रॉम्प्ट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा डेटा इनपुट होना चाहिए। ओके,
ठीक है, सीक्रेट मैनेजमेंट सेक्टर, डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस, सेंसिटिव डाटा एंड इनपुट्स एंड लॉग्स, ये बहुत जरूरी है। मान लो इंटरप्राइज एप्लीकेशन में ना पीआईए डिटेक्शन बहुत मैटर करता है। मान लो यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर एक्सेट्रा, उसकी हमें प्रॉपर्ली मास्किंग और उसे हटाना पड़ता है, कट करना पड़ता है। प्राइवेट पीसी में रखना, ऑडिट लॉग्स रखना, रीजन कंट्रोल करना, दैट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। ये मतलब बॉटलनेक्स है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। विदाउट कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन एआई एजेंट। तो जैसे इररिलेवेंट और नॉइजी या डिग्रेडेड परफॉर्मेंस का डेटा चला जाता है एआई एजेंट में, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का भेज दो, कोई मतलब नहीं है, फालतू, बेकार, एकदम सब बेकार हो जाए। कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल बेकार, रैंकिंग नहीं कर रहे हो, मतलब जो रैक से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी आप बार बार देख नहीं रहे हो कि जो रैक से रिस्पॉन्स, मान लो 5 रिस्पॉन्स आया, उसमें सबसे बेहतर रिस्पॉन्स कौन है, आप ओ जीरो लगा के लेके भाग जा रहे हो और यूजर को दिखा दे रहे हो। दिस इज वेरी बैड। स्लाइडिंग विंडो नहीं कर रहे हो, आप सिमेंटिक फिल्टरिंग नहीं कर रहे हो, प्रायोरिटी मेमोरी नहीं। सिमेंटिक फिल्टरिंग मतलब हो गया कि आप जो भी यूजर का क्वेश्चन और रिस्पॉन्स है उसको आप प्रॉपर्ली स्टोर नहीं कर रहे हो एज अ वेक्टर डीबी, और वेक्टर डीबी से आप डेटा लाके दिखा नहीं रहे हो यूजर को। देयर इज प्रॉब्लम विद नॉलेज बेस। अगर नॉलेज बेस बना रहे हो तो देयर इज प्रॉब्लम विद डेटा दैट इज गेटिंग इनपुटेड, देयर इज चंकिंग का प्रॉब्लम दैट इज ऑलरेडी देयर, कि किस टाइप का चंकिंग, किस तरह के बिजनेस लॉजिक के लिए आप यूज कर रहे हो। देयर इज एलएलएम लॉजिक स्टैटिक्स गेट्स आउटडेटेड, रैग विद फ्रेश सोर्सेज, है ना, वेब सर्च, नॉलेज पाइपलाइंस एंड ऑटो इंडेक्सिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटो इंडेक्सिंग में हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम बहुत सारा अलग इन्फॉर्मेशन मत भरें, राइट। ठीक है, अभी मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन देखो, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉटलनेक है, जिसमें मान लो A2A कनेक्शन जहां पे हो रहा है, जहां पे और एक एजेंट दूसरे एजेंट से कम्युनिकेट करके एक वर्क फ्लो बना रहे हैं, तो एजेंट डुप्लीकेट वर्क और कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। सुपरवाइजर एजेंट हमें बनाना पड़ता है, हमें एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट बनाना पड़ता है, जिसके पास इनपुट आता है वो समझता है उस इनपुट को, एंड देन वो अपने काम को दूसरे एजेंट्स को डिवाइड करता है। वो रोल असाइनमेंट देते हैं कि हम इस तरह के वर्क को इसी तरह के एजेंट को देंगे जिसका ये रोल होगा, राइट। शेयर मेमोरी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब मान लो अभी क्या चल रहा है ना कि अभी स्किल्स बना रहे हैं लोग, ठीक है। अब मान लो हमने 5 एजेंट के लिए 5 स्किल बना दी, ठीक है, 5 स्किल्स बना दी और स्किल्स को एक फोल्डर में सजा के रख दिया, ठीक है, 3, 4, 5 ये फोल्डर में हमें रख दिया। हमारे जो एजेंट है वो सारे एजेंट से ना ये स्किल शेयर्ड है, ठीक है। ये लैंग्वेज का बता रहा हूँ, लैंग ग्राफ बेसिकली में कैसे यूज होता है। तो आप एजेंट को जरूरत पड़ेगी ना तो वो स्किल आके रीड कर लेगा। हर एजेंट के पास एक फाइल सिस्टम रीड करने की परमिशन होती है, जो इस स्किल को रीड करके अपना आगे कर लेगा, राइट। एंड दैट विल मेक मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन वेरी बेटर। इवन यहाँ पे जो एजेंट अपना रखेगा ना उसका स्टेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वर्कफ्लो जब चलेगा, मान लो ट्री ऑफ थॉट वाला ही एजेंट है, रीजनिंग पैटर्न है, ठीक है, तो उसे पता होना चाहिए किस जगह पे किस एआई एजेंट ने क्या वैल्यू दिया हुआ मुझे, तभी तो वो ट्री ऑफ थॉट में A1 से कंपेयर A2 से कंपेयर A3 कर पाएगा। अगर उसे पता ही नहीं है कि किस स्टेट में क्या इन्फॉर्मेशन आई है तो वो तो स्टेट मैनेज कर ही नहीं पाएगा। देन देयर इज ह्यूमन इन द लूप, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल हेल्थ केयर टास्क, है ना। यहाँ पे आपको अप्रूवल स्टेप लेना है जरूरी है, वहाँ पे फीडबैक लगाना ही पड़ेगा कि कोई भी आप टास्क करो, एक ईमेल चली जाए, है ना, या फिर एक नोटिफिकेशन चली जाए, बेल आइकन नोटिफिकेशन चली जाए जिसमें ह्यूमन अप्रूव करे, देन एजेंट अपना काम आगे बढ़ा दे। चेक पॉइंटर्स कह लो उसे। इवोल्यूशन टेस्टिंग बहुत जरूरी है ना। ऑटोमेटेड इवोल्यूशन है, देयर इज अ गोल्डन डेटा सेट, ईवी टेस्टिंग, एलएलएम एज अ जज, कंटीन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ द प्रॉम्प्ट, ऑफ द स्किल्स, ऑफ द रैग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत जरूरी होता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन में। एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी, अगर आपसे कोई इस तरह की कोई क्वेश्चन पूछे, आप यहाँ से उनको आंसर दे सकते हो। फेलियर्स इन स्टेप और ब्रेक ऑफ द इंटायर टास्क, यू नो द ट्राई कैच वाला प्रॉब्लम। अभी मैं टूल्स डिस्कस कर रहा था, एक टूल्स फेल हुआ तो हम क्या करेंगे, रिट्राई करेंगे, फॉलबैक देंगे, फ्लोज कंपनसेशन एक्शन करेंगे, लेटर क्यू में डालेंगे, जिससे कि वो फिर से जब उसका टाइम है लेटर क्यू से दूसरा कोई लैम्बडा या एपीआई गेट पे हिट हो तो वो अपना काम करना शुरू करे। स्केलेबिलिटी इज अ वेरी बिग बॉटलनेक इन एआई सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। देखो हाई कंकरेंसी एंड हैवी वर्कलोड होना है, राइट, तो हमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी पड़ेगी, हमें क्यूइंग करनी पड़ेगी, ऑटो स्केलिंग करनी पड़ेगी, स्टेटलेस सर्विस देनी पड़ेगी, एफिशिएंट कैशिंग करनी पड़ेगी, कैशिंग, पैरेलल टूल कॉलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, क्यूइंग, दीज आर ऑल रियली इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, है ना, जिसमें हम करते हैं। मॉडल लिमिटेशन देखो, एलएम लिमिटेशन इन लॉजिक, मैथ एंड लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास ये फिक्स है कि हमारे पास 1 मिलियन मान लो $10 में दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, या $30 में दे रहा है, लेकिन मिलियन एक ही है, वो एक ही मिलियन मैक्सिमम टोकन ले सकता है। जैसे 7 लाख वर्ड्स कह लो उसे, 7 लाख वर्ड इज आई गेस इट विल बी अराउंड 1 मिलियन टोकन। वो 1 मिलियन टोकन ही लिमिट लेगा, वो हमारा लिमिटेशन ही है। अगर हम कोई भी एलएलएम यूज कर रहे हैं, अगर लेटेस्ट ओपस फेबल 5 ले लो, वो 1 मिलियन लेता है, ठीक है। तो मॉडल राउटिंग इज बहुत इस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन ट्यूनिंग, मतलब मॉडल की फाइन ट्यूनिंग, ये बहुत बड़े बिजनेसेस करते हैं, जो जैसे लामा को लेके उसको 70B को लेके उसको अपने बिजनेस लॉजिक के ट्रेन करके उसको यूज करते हैं। कॉस्टली है, मोस्ट इंटरप्राइज डजंट यूज। इंटरप्राइज टूल्स, हाइब्रिड अप्रोच लोग करते हैं। इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी देखो, करेक्ट विद मेन इंटरप्राइज सिस्टम, हाँ, एमसीपी है, यूज करना चाहिए, राइट। एमसीपी से आपका एजेंट है और ये एमसीपी से कनेक्ट हुआ, ये डिफरेंट टूल्स ऑफ ग्रुप ऑफ टूल्स से कनेक्ट होगा, ग्रुप ऑफ टूल्स, है ना। वेल डॉक्यूमेंटेड एपीआई से वर्जन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। गवर्नेंस एंड कंट्रोल है, अभी से देख लो, लैक ऑफ पॉलिसीज एंड ऑडिटिंग एंड कंट्रोल,
पॉलिसी इंजन, एक्सेस कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल्स, यूसेज लिमिट, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, ये एवरीथिंग हैज टू बी स्टोर्ड इन द what do you call in enterprise level AI agent. Now these are the bottlenecks, and this is most efficient approach that you can move ahead, right? अब देखो एक और चीज देख लेते हैं कि टॉप 20 जो इकोनॉमिक्स हैं बॉटलनेक्स, और उनकी बॉटलनेक्स क्या हैं। कॉस्ट इकोनॉमिक्स मतलब टोकन यूसेज को हम कैसे बढ़ा कर सकते हैं, कैसे हम इसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। अब देखो देयर इज एक्सेसिव सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट अगर खूब ज्यादा बड़ा दोगे ना तो हाई इनपुट टोकन्स लगना ही, तो प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करो, फ्लॉप रिमूव करो, डायरेक्ट बात करो, इसको एज जेसन फॉर्मेट बनाओ, ठीक है, जेसन फॉर्मेट बनाओ या एक्सएमएल फॉर्मेट बनाओ, है ना। कट टू एक्शन की बात करो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट कैसिंग करो, राइट। प्रॉम्प्ट कैसिंग करोगे तो आपका क्या कहते हैं आइडेंटिकल होगा, तो आपका चैट जीपीटी, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, जेमिनी कॉस्ट नहीं लेंगे। लॉन्ग चैट हिस्ट्री में से उसको समराइज करो, प्रून करो मतलब जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं या फिर यूजर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको इनको इम्बेड करके वेक्टर इम्बेडिंग में रखो, और जब यूजर नया क्वेश्चन पूछे तो वेक्टर इम्बेडिंग में जाके वो क्वेश्चन वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आओ एंड देन उस एलएलएम को भेजो, रादर देन आप डायरेक्टली बस वेक्टर डीबी में जाके सर्च मत करो कि ये इसने क्वेश्चन पूछा, इसे क्या आंसर देना चाहिए, या फिर सारे कॉन्टेक्स्ट को, सारे चैट हिस्ट्री को वापस एलएलएम को मत भेजो। दैट इज वेरी बैड पार्ट। अनफिल्टर्ड रैंक कॉन्टेक्स्ट, है ना, यही है कि मेटा डेटा का फिल्टरिंग नहीं लगाए हो, हाइब्रिड सर्च मतलब कीवर्ड सर्च नहीं किए हो, सिमेंटिक फिल्टरिंग नहीं कर रहे हो, जो हमने बात किया था। टू मेरिटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आप टॉप के और री रैंकिंग नहीं करोगे, जो रैंक से डेटा वापस आएगा, मतलब एक और एजेंट लगाओ जो रैंक से डेटा आया है उसको री रैंक करे, उसको देखे कि उसमें सबसे बेहतर डेटा क्या है, एंड देन जो बेहतर डेटा है वो देन नेक्स्ट एलएलएम एजेंट को भेजे। दैट विल बी री रैंकिंग एंड पावरफुल। टॉप के पैरामीटर यूज करो, जो क्या करता है कि जो बेस्ट जो सैम्पलिंग होती है उसमें सबसे बेहतर ला के दे। लार्ज डॉक्यूमेंट चंकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप जो डेटा चंक कर रहे हो उसको किस तरह से ले लो, पैरा वाइज, लाइन वाइज, पूरा पेज वाइज, है ना, फिक्स कैरेक्टर वाइज, सिमेंटिक वाइज, या एजेंटिक वाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो चंकिंग करना होता है, राइट। देयर इज वर्बोज यूजर प्रॉम्प्ट, मेक प्रॉम्प्ट कंसाइज, है ना। कंसाइज की बात हमने यहाँ पे भी की है, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये यूजर प्रॉम्प्ट है बेसिकली। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट की बात की थी, ये हमने यूजर प्रॉम्प्ट को बताया कि कैसे कंसाइज सिस्टम प्रॉम्प्ट में बनाना है। अननेसेसरी टूल कॉल रिजल्ट्स को हमें फिल्टर करना है और समराइज टूल कॉल रिजल्ट देना है। मेक श्योर करना है टूल यूज करते समय हमें डिस्क्रिप्शन, टाइटल प्रॉपर्ली डिफाइन करना है। एमसीपी कर रहे हैं तो एमसीपी सर्वर को पता होना चाहिए। अगर हम स्किल्स में डालें तो स्किल में टूल का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम सिस्टम प्रॉम्प्ट रखें, सिस्टम प्रॉम्प्ट में टूल डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए। देयर इज अ वर्बोज जेसन स्ट्रक्चर आउटपुट। ऑलवेज कंसाइज स्कीमा यूज करो, कहीं पे भी टूल यूज कर रहे हो तो, और जेसन मोड में यूज कर रहे हो, ठीक है। लार्ज आउटपुट लेंथ मैक्सिमम टोकन हाई कर देता है ना, जो आउटपुट टोकन राइट होता है। तो सेट ऑप्टिमल मैक्सिमम टोकन, कितना आप मैक्सिमम टोकन अलाउ कर सकते हो फॉर आउटपुट, राइट। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स, है ना, जो क्या कहते हैं आते हैं। ये आप अगर समझ गए तो बहुत प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। रिडंडेंट रिपीटेड रिक्वेस्ट, ठीक है, डुप्लीकेट आइडेंटिटी डिजाइन करते हैं कि हम किसी भी एक ही सेम डेटा पे रिस्पॉन्स देते रहे लेकिन डुप्लीकेसी वापस रिटर्न ना आए, राइट। नो कैशिंग मैकेनिज्म अगर करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। नो इंप्लीमेंट कैशिंग, सिमेंटिक एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ रैग, जब रैग में डेटा जा रहा है तो कैशिंग हो जाएगा, सेम यूजर आया है। आप सिस्टम प्रॉम्प्ट की कैशिंग कर दो, एपीआई कॉल की कैशिंग कर दो। ये ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, एपीआई कॉल्स मतलब मान लो टूल्स यूज कर रहे हो, उन टूल्स के जो आपके मान लो मंथली पैकेट हैं उनको आप अच्छे से रखो, वो आपके डेली पैकेट्स हैं उनको आप अच्छे से रखो, उनकी कैशिंग करो। क्योंकि अब देखो एलएलएम का काम क्या है, ये सीधे पैरामीटर सेट करेगा, राइट, और सीधे अपना टूल को कॉल करेगा, और टूल पे जैसे जाएगा वैल्यू, टूल पे जाते ही पैरामीटर जाएगा और उसका स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स आ जाएगा और वो सीधे एलएलएम के पास चला जाएगा। सो इसलिए कैशिंग इज रियली इंपॉर्टेंट एवरी प्लेस, रैग में, नॉलेज बेस में, आपका टूल कॉलिंग में, है ना। रॉन्ग मॉडल फॉर सिंपल टास्क, ये बहुत जरूरी है। ये हाई कॉस्ट ओवरकिल है। यहाँ पे देखोगे ना 20 से 30% वाले ग्रुप में आया, ये कॉस्ट सेविंग इंप्रूवमेंट का टेक्निक, मतलब कितना परसेंट सेव करोगे, तो इसमें ओवरकिल है। क्योंकि आपको फेबल 5 यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर एफएक्यू क्वेश्चन आंसर देने के लिए, और आपको एक एजेंट हार्नेस मतलब एक लॉन्ग रिसर्च एजेंट बनाने के लिए GPT-4 ओमिनी की भी जरूरत नहीं है। आपको उस तरह ओपस 4.8 की जरूरत है। ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इनएफिशिएंट राउटिंग एंड नो मॉडल टायरिंग। मॉडल टायरिंग जो अभी मैं बात कर रहा था, इंप्लीमेंट मॉडल टायरिंग, कैसे हम एक रिस्पॉन्स आए, है ना, उसको हम जैसे ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट को दे दें, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट डिसाइड कर दे किस मॉडल को हमें भेजना है, या राउटर एजेंट को भेज दें, वो डिसाइड करेगा किसको हमें भेजना है। देन देयर इज नो प्रॉम्प्ट कंप्रेशन, जो हम सबसे ऊपर बात कर रहे थे। अगर प्रॉम्प्ट कंप्रेशन होगा तो देन इट वुड बी वेरी बेटर आउटपुट इन ऑल। कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के पूरा ये एजेंट आपका फेल है, राइट। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि हर चीज का, कि क्या टूल्स ने आउटपुट दिया है, रैग ने क्या रिटर्न दिया है, रैग रिटर्न देने के बाद एलएम के पास गया तो वहां से क्या रिटर्न आया, ऑल दीज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्वर्सेशन समराइज नहीं करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर कॉन्टेक्स्ट आपके पास है 3 महीने का है, उसको आप समराइज करके नहीं रख रहे हो, उसका मेटाडेटा बना नहीं रहे हो, उसको प्रॉपर्ली सिमेंटिक में इंडेक्स नहीं करो, दैट इज अ प्रॉब्लम। इनएफिशिएंट रैग पाइपलाइन, ये बहुत क्रिटिकल है। रैग पाइपलाइन खराब होगा तो सारा कुछ आपका गड़बड़ है। टोकन बजट एंड गार्डरेल्स बनाना बहुत जरूरी है। से टोकन बजट एंड लिमिट्स, कि कितना हम हर एक एपीआई कॉल में कितना टोकन मैक्सिमम यूज कर सकते हैं।
नहीं तो अगर आप टोकन बजट नहीं यूज करोगे, यूजर ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया जो कि इरेलेवेंट है, तो आपका पूरा एपीआई चलेगा, पूरे आपके वर्कफ्लोज एजेंट स्टेट बाय स्टेट चलेंगे और आपको क्या पैसा भरना पड़ेगा। नो ऑब्जर्वेबिलिटी टोकन मॉनिटरिंग है ना, मॉनिटर टोकन्स एंड कॉस्ट इन द रियल टाइम। मतलब आप यूज कर लो, क्या कहते हैं, रागाज यूज कर लो, है ना, लैंगफ्यूज यूज कर लो, करेक्ट, आप यूज कर लो, क्या कहते हैं, लैंगस्मिथ यूज कर लो, करेक्ट। नो कॉस्ट गवर्नेंस एंड पॉलिसीज है ना, डिफाइन पॉलिसीज, अलर्ट्स एंड कोटाज, ये बहुत जरूरी है। सो ये की टेक्निक्स एंड अप्रोचेस है ना, और ये आपका सेविंग का मैटर है कि देखो कहीं कहीं ना 30 से 60% हो, 40-70% हो जाएगा सेविंग इम्पैक्ट। तो इंटरप्राइज टोकन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अगर सिस्टम देखा जाए तो रिक्वेस्ट इंजेक्शन, प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर करते हैं, प्रॉम्प्ट कंप्रेशन टेम्पलेट्स, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट का प्रॉपर मैनेज करता है, हिस्ट्री पुलिंग, समराइजेशन, रैग को ऑप्टिमाइज करना, क्वेरी राइट लेटर टॉप की और री रैंकिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कंप्रेशन लेयर है ना, कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन और एलएलएम लिंगा, एंड देन देयर इज अ मॉडल आउटर, राइट मॉडल, राइट कॉस्ट, एलएलएम एग्जीक्यूशन है यहाँ पे, है ना, जीपीटी क्लाउड है, कैसे किस एलएलएम को रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कैसिंग, हर जगह कैसे कैसिंग करनी है, ऑब्जर्वेबिलिटी ये है ही है, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉप 20 टोकन यूसेज, एंड देन वी डिस्कस अबाउट टॉप 20 एआई एजेंट एंड बॉटलनेक एंटरप्राइज सॉल्यूशन, एंड देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट कि रैग में जो टॉप 20 प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी इन दिस वीडियो। सो दिस इज कंप्लीट वीडियो वेयर हम बात कर रहे हैं कि 20 बॉटलनेक्स रैग में क्या है, हमारे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में 20 बॉटलनेक्स क्या है, उसको कैसे फिक्स करेंगे, और हमारे पास एआई एजेंट में 20 बॉटलनेक्स क्या है, उसको हम फिक्स करेंगे जो एंटरप्राइज सॉल्यूशन में होता है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।